बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने फाइंड आउट किया था कि किस तरह से अगर हमारे पास दो डिजिट्स हों तो उसमें से हम किस तरह से मैक्सिमम को फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, ये जो एग्जांपल है ये लॉन्ग के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और शॉर्टली भी इसमें से कुछ ना कुछ पूछा जा सकता है कि हम किस तरह से ले सकते हैं, आपसे इसके रेलेवेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बेसिकली इसमें है क्या कि हमारे पास 3 डिजिट्स होंगे। जैसे हाई लेवल के अंदर भी इस तरह का प्रोग्राम आपको करवाया जाता है और उसके अंदर आप फिर क्या यूज़ करते हैं, आप इफ़ एल्स को यूज़ करते हैं। नेस्टेड इफ़ को यूज़ करते हुए आप लोग क्या करते हैं कि 3 नंबर्स होते हैं और उसमें से आपने फाइंड आउट करना होता है कि मैक्सिमम नंबर कौन सा है या स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। अब ये जो हम प्रोग्राम बना रहे हैं इसमें हमारे पास 3 डिजिट्स होंगे और 3 डिजिट्स में से हमने मिनिमम डिजिट कहाँ पे मौजूद है वो फाइंड आउट करना होगा। तो इसके अंदर सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमारे पास हमने डॉट डाटा के अंदर कितने वेरिएबल लेने होंगे, 3 वेरिएबल लेने हैं। v1 v2 v3 के नाम से मैंने लिए हैं, आप कोई भी नाम यहाँ पे इसके लिए मेंशन कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, हमने यहाँ पे इनिशियलाइज़ नहीं करवाया, वैल्यू रन टाइम पे दी जाएंगी या वैल्यूज़ जो भी हों वैल्यूज़ यहाँ पे नहीं बताएंगे। हमने कोड क्या करना है, हमने ये कोड करना है कि चाहे वैल्यू v2 में पड़ी हो, चाहे वैल्यू v3 में पड़ी हो या चाहे वैल्यू v1 में पड़ी हो, जो भी वैल्यू छोटी वैल्यू है वो हम फाइंड आउट कर लें, वो हम किसी रजिस्टर में ट्रांसफ़र कर लें। उसके लिए हम करेंगे क्या, उसमें हम अज्यूम कर लेंगे कि v1 सबसे छोटा है। अब ज़रूरी नहीं है कि v1 ही छोटा हो, अगर यही छोटा होगा तो हम वही आगे प्रिंट करवा दें और हमारा प्रोग्राम ही ख़त्म हो जाए। हम जस्ट अज्यूम कर रहे हैं, स्टार्ट प्रोग्राम करने के लिए, अपनी एक लॉजिक डेवलप करने के लिए हमने अज्यूम कर लिया कि v1 सबसे छोटा है और v1 की वैल्यू को हमने ax में मूव करवा दिया। अब उसके बाद क्या होगा, हमने ax की वैल्यू को कंपेयर किया v2 के साथ। अभी ax में क्या पड़ा है, अभी ax में पड़ा है v1 और हम उसे किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, हम उसे v2 के साथ कंपेयर कर रहे हैं। और हम फाइंड आउट क्या करना चाह रहे हैं, हम ये फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि क्या ax की वैल्यू v2 से छोटी है या बड़ी है। अगर तो वो छोटी है तो कुछ भी ना हो, ठीक है, मूव कर जाए अगले पॉइंट पे और वहाँ पे जाके वो क्या करे, वो नेक्स्ट v3 के साथ कंपेयर करे अपने आप को। लेकिन अगर हम कहते हैं कि अगर v2 की वैल्यू ax से छोटी है, हमने क्योंकि छोटा फाइंड आउट करना है ना, अगर हम कहते हैं कि हमारे पास v2 की वैल्यू छोटी है तो फिर हम उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हम v2 को ax के अंदर मूव करवा देंगे। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में हमने कहा JBE-L1। अब JBE का मतलब क्या है, जंप, इफ़ बिलो और इक्वल। इफ़ बिलो, कौन बिलो, डेस्टिनेशन बिलो। हमने पीछे ये पढ़ी है कंडीशंस। बिलो और इक्वल हमारे पास क्या है कि डेस्टिनेशन अगर सोर्स से छोटा है या इक्वल है तो फिर L1 एक लेबल है, उस L1 पे मूव कर जाए, ठीक है, जंप करके L1 लोकेशन पे चला जाए। और इसी तरह से हमने एक अगर ये चीज़ नहीं होती, यानी ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है, ये जब ट्रू होगी, ट्रू कब होगी, जब ax की वैल्यू छोटी होगी, ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये L1 पे चला जाएगा। लेकिन अगर ax की वैल्यू छोटी नहीं होती तो फिर क्या होगा, फिर ये कंडीशन इम्प्लीमेंट नहीं होगी, ये लाइन स्किप हो जाएगी और इस लाइन पे आ जाएंगे और v2 की वैल्यू को ax में मूव करवा देंगे, क्योंकि यहाँ से ये चीज़ साबित हो चुकी है कि v2 छोटा है और हम चाह रहे हैं जो भी वैल्यू छोटी हो वो किस में मूव करके जाए, वो ax में जाए। तो हमने v2 को ax के साथ मूव करवा दिया। मूव यहाँ पर यूज़ कर लें या आप एक्सचेंज यूज़ कर लें, ज़्यादा बेहतर है मूव यूज़ करें। आपने v2 की वैल्यू को ax के साथ मूव करवा दिया। अच्छा, ऊपर हमने जो एक लेबल दिया था L1 का, वो लेबल अब यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं। L1 का लेबल हमने तब दिया था जब ax की वैल्यू v2 से छोटी थी। ये ऑलरेडी कंफर्म है कि ax v2 से छोटा है। अब ये कंफर्म करना है कि ax क्या v3 से भी छोटा है, तो हमने यहाँ पे L1 के लेबल में ax को v3 के साथ भी कंपेयर कर दिया। अगर तो ये भी हमारे पास छोटा आ जाता है v3 से भी, तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास ax सबसे छोटा है, यानी v1 सबसे छोटा है। लेकिन अगर ये चीज़ हमारे पास फॉल्स हो जाती है
तो फिर क्या होगा, यहाँ तक ये चीज़ साबित हो चुकी है कि AX V2 से छोटा है। यहाँ से हम ये चीज़ साबित कर देंगे कि V3 AX से छोटा है, तो सबसे छोटी क्या बनेगा, सबसे छोटा V3 बनेगा। V3 को हम आगे मूव करवा देंगे AX के अंदर। अब इसके अंदर हमने यहाँ पे फिर से वही कंडीशन लगाई, JBE यानी J जंप इफ़ बिलो और इक्वल टू L2। अब हम चाह रहे हैं कि L2 लेवल पे मूव कर जाएं। अब इसके अंदर क्या है कि अगर ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी, फॉल्स किस कब होगी, जब AX V3 से छोटा नहीं होगा। इसका मतलब कौन छोटा है, फिर V3 छोटा है, तो हम V3 को AX में मूव करवा देंगे और AX में सबसे छोटी वैल्यू चली जाएगी। लेकिन अगर ये कंडीशन हमारे पास ट्रू हो जाती है तो फिर L2 के अंदर हम क्या कहेंगे कि AX के अंदर ही सबसे छोटी वैल्यू हमारी मौजूद है। ठीक है, अब इसी चीज़ को यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट भी कर दिया है। यहाँ पे देखें, सबसे पहले हमने V1 को कहा कि AX में जाए, फिर हमने उस V1 को यानी AX को हमने V2 के साथ कंपेयर किया, और अगर V2 छोटा था तो हमने AX में V2 को भेज दिया। सही है। इसी तरह से नेक्स्ट हमने क्या किया, V1 को कंपेयर किया AX के साथ, और अगर वो छोटा नहीं आया तो फिर हमने V1 को दोबारा कंपेयर किया नेक्स्ट लेवल पे V3 के साथ। अगर वो उससे भी छोटा आ गया, यहाँ पे अगर वो छोटा आया तो हमने ये लिया, अगर वो छोटा नहीं आया तो हमारे पास V2 छोटा होगा, V2 यहाँ पे मूव कर गया। अगर V1 ही छोटा है तो यहाँ पे हमने दूसरा कंपैरिजन किया, यहाँ पे पहला कंपैरिजन था, यहाँ पे दूसरा कंपैरिजन था, दूसरे कंपैरिजन के एंड पे भी V1 ही छोटा आया। इस तरह से हमने, और ये ज़रूरी नहीं है कि ये इस तरह से याद रखें, ये जस्ट समझाने के लिए आपको था कि किस तरह से बैक एंड पे हमारा ये प्रोग्राम रन करेगा। इसके अंदर हमने ये चीज़ें देखी कि किस तरह से हम स्मॉलेस्ट इंटीजर को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, 3 वैल्यूज़ हमने ली, 3 वैल्यूज़ को हमने डिफरेंट क्राइटेरिया पे जज किया। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि यहाँ पे हम कोई और कंडीशन लगा सकते हैं, जो भी कंडीशन आपके क्राइटेरिया बेस पे हो, यानी जैसे यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे JBE के बजाय हम ये भी देखना चाहें कि अगर हमारे पास जो डेस्टिनेशन है वो बड़ा है तो हम बड़े के हिसाब से भी इस कंडीशन को बना सकते हैं। आपको जो भी सूटेबल वहाँ पे कंडीशन लगे आपने वही कंडीशन लगानी है, बस मीनिंग आपका एक्सट्रैक्ट होना चाहिए। अब यहाँ पे आप कोई भी रैंडम वैल्यूज़ दे दें, आप कभी V2 में छोटी वैल्यू डाल दें फिर इस प्रोग्राम को रन करें, कभी आप V1 में छोटी वैल्यू डाल दें फिर इस प्रोग्राम को रन करें, जब भी आप कोई वैल्यू डालेंगे एंड पे AX के अंदर हमेशा छोटी वैल्यू ही होगी। ठीक है, तो ये प्रोग्राम हमने स्मॉलेस्ट वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए बनाया है। आप इसी तरह से लार्जेस्ट वैल्यू को भी फाइंड आउट करने के लिए प्रोग्राम बना सकते हैं। 3 वैल्यूज़ होंगी, उसमें से लार्जेस्ट के लिए क्या क्राइटेरिया बनेगा उसके लिए आपने प्रोग्राम बना के मुझे दिखाना है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे ना एक एरे है और इस एरे से हमने कोई वैल्यू सर्च करनी है। वैल्यू सर्च कौन सी करनी है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो वैल्यू। हमारे पास हमने एक एरे ली एस वर्ड की, यानी इसमें हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यूज़ होंगे और इसमें हमने डिफरेंट वैल्यूज़ को स्टोर करवा दिया। अब हम चाह ये रहे हैं कि हम यहाँ से देखें कि किस इंडेक्स पे, किस लोकेशन पे पहला नॉन ज़ीरो डिजिट मौजूद है। एक मैसेज भी हमने यहाँ पे लिखवा दिया, अ नॉन ज़ीरो वैल्यू वाज नॉट फाउंड। ये किस केस में चलेगा, जब पूरी एरे को सर्च कर लिया जाएगा और कहीं पे भी नॉन ज़ीरो वैल्यू नहीं मिलेगी, तो उस केस में फिर इस मैसेज को देखा जाएगा। अब इसके अंदर यहाँ पे देखें, सबसे पहले तो हमने डॉट कोड के अंदर क्या किया, जब भी एरे को किया जाता है तो एरे के अंदर एरे का इनिशियल ऑफसेट, इनिशियल एड्रेस लेने के लिए हम ऑफसेट ऑपरेटर को यूज़ करते हैं। हम यहाँ पे चाह रहे हैं कि इंट एरे, यानी वही एरे जो हमने ऊपर डिक्लेयर किया है, उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो मेमोरी में जिस भी लोकेशन पे पड़ी है उसका वो स्टार्टिंग एड्रेस किस में मूव कर जाए, EBX में मूव कर जाए। ज़रूरी नहीं है यहाँ पे EBX आप यूज़ करें, यहाँ पे आप कोई और रजिस्टर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपने इसके अंदर ECX यूज़ नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे हमने लूप चलाना है, तो लूप के लिए ECX में हम जस्ट
काउंटिंग पर्पस के लिए ECX को यूज़ कर सकते हैं। बाकी इस जगह पे EBX की जगह पे आप ESI यूज़ करना चाहें तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसमें हमने क्या किया, हमने ECX में लेंथ ऑफ इंट एरे, यानी इस लूप ने या इस पूरी एरे ने कितनी बार चलना है जितने इसके अंदर एलिमेंट होंगे। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एलिमेंट हैं। तो ECX में क्या मूव कर जाएगा, 11। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या किया, हमने यहाँ पे कंपेयर किया। कंपेयर किसको करना है, कंपेयर हमने L1 एक लेबल लगाया क्योंकि हमने कंपैरिजन बार बार करना है, इसलिए इस कंपैरिजन को हम एक लूप के अंदर चला रहे हैं। जैसे होता है ना, हाई लेवल के अंदर हम लूप बनाते हैं। हाई लेवल के अंदर लूप किस तरह से बनाया जाता है, हम करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल वाइल की कोई कंडीशन लगा देंगे और फिर ब्रैकेट लगा देंगे, ये स्टेटमेंट्स चलती हैं और फिर वापस से दोबारा से कंपाइलर आता है, कंडीशन चेक करता है और फिर से वो अंदर चला जाता है। जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती हमारा लूप चलता रहता है। इसी तरह से हम यहाँ पे भी एक लूप बनाना चाह रहे हैं, इसलिए हमने लूप का स्टार्टिंग पॉइंट ये रखा, एक लेबल नेम आप कुछ भी दे सकते हैं। फिर हमने यूज़ किया कंपेयर के बाद हमने कहा वर्ड, हम यहाँ से वर्ड पिक करना चाह रहे हैं क्योंकि इसकी डाटा टाइप क्या है, वर्ड है। अगर इसकी डाटा टाइप बाइट होती या इसकी डाटा टाइप डी-वर्ड होती तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे भी वही चीज़ यूज़ करनी थी। फिर हम यहाँ पे कह रहे हैं PTR यानी हमने इसमें से पिक करना है। पिक क्या करना है, हमने पिक करना है EBX को। EBX में हमने क्या डाला हुआ है, EBX सबसे पहली चीज़ EBX में से हमने वर्ड को पिक करना है। और इस वक्त EBX के अंदर क्या पड़ा है, इस वक्त EBX में एरे का स्टार्टिंग पॉइंट पड़ा है। एरे फॉर एग्जांपल 1 लोकेशन से स्टार्ट हो रही है, तो ये 1 लोकेशन हमारी कहाँ पे मौजूद है, इस EBX में। इस EBX के साथ हम कंपेयर किसको कर रहे हैं, 0 को, क्योंकि हम ये चाह रहे हैं कि हमें पहले नॉन ज़ीरो वैल्यू मिल जाए, इसलिए हमने यहाँ पे कंपैरिजन किया। अगर तो ये इक्वल आते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब हम दोबारा से लूप चलाएंगे। लेकिन अगर ये इक्वल नहीं आते, इसका मतलब क्या है, EBX में कोई नॉन ज़ीरो वैल्यू पड़ी है और हम फाइंड आउट भी नॉन ज़ीरो वैल्यू करना चाह रहे थे, तो ये लूप दोबारा नहीं चलेगा और वही इंडेक्स हमें शो हो जाएगा कि किस इंडेक्स पे नॉन ज़ीरो वैल्यू पड़ी है। फॉर एग्जांपल ये पहले इंडेक्स पे 0 ना पड़ा होता, ये पड़ा होता यहाँ पे 7 पड़ा होता, ठीक है। लोकेशन 1 पे क्या पड़ा है, 7। EBX में क्या मौजूद है, 7 0 के साथ कंपेयर किया जाएगा। 0 के साथ कंपेयर होगा तो वो इक्वल नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है कि पहले हमें वैल्यू फाइंड आउट होगी, फर्स्ट लोकेशन पे पड़ी है। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, जंप नॉट 0। यहाँ पे हमारे पास जब वैल्यू यहाँ पे पहली चीज़ ये हमने कंडीशन लगाई, जंप नॉट 0। जब नॉट 0 हो तो एक आगे लेबल हम लगाएंगे फाउंड का, वहाँ पे मूव कर जाएगा। दूसरी कंडीशन हम ये लगाएंगे कि अगर हमारे पास ये 0 आ जाता है तो फिर क्या होगा, EBX में 2 ऐड किया जाए, सही है, EBX में 2 ऐड किया जाए और दोबारा से क्या किया जाए, लूप L1 दोबारा से L1 पे चला जाए। EBX में 2 क्यों ऐड किया है, क्योंकि अब हम नेक्स्ट लोकेशन पे जाना चाह रहे हैं। नेक्स्ट लोकेशन हमारी 3 पे पड़ी है। क्यों 3 पे पड़ी है, क्योंकि डाटा टाइप वर्ड है। अगर यहाँ पे डाटा टाइप हम वर्ड के बजाय डी-वर्ड कर देते तो फिर हम EBX में 4 ऐड करते। अगर हम इस वर्ड के बजाय बाइट कर देते तो इस 2 के बजाय हम जस्ट इंक्रीमेंट EBX भी लिख सकते थे। जो साइज़ हमारे पास होगा हम उसी साइज़ को उसमें इंक्रीमेंट करेंगे। वापस इधर गया, अब EBX में क्या पड़ा है, अब EBX में न्यू लोकेशन पड़ी है, इंडेक्स 3 पड़ा है, ठीक है, एड्रेस हमारे पास नेक्स्ट लोकेशन का पड़ा है। अब उसके ऊपर जो भी वैल्यू है उसको कंपेयर करेगा। अगर कंपेयर होता है और वैल्यू हमारे पास चेंज आ जाती है, नॉट इक्वल, क्योंकि हमने नॉन ज़ीरो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो नॉट इक्वल की कंडीशन, सही है। और इस तरह से भी हम कह सकते हैं, यहाँ पे हम इंक्रीमेंट लगा के इफ़ 0 के साथ भी हम यहाँ पे कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से ये वैल्यू को फाइंड आउट करता जाएगा। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ कि हमारे पास पूरी एरे कंप्लीट हो गई, सही है, पूरी एरे हमारे पास कंप्लीट होगी। कब तक उसने जंप करते जाना है, जब तक हमारे पास ECX 0 नहीं हो जाएगा, सही है।
यहाँ पे ECX में हमने लेंथ ऑफ एरे दी हुई है, 11 वैल्यूज़ हमने दी हुई थी। जब पहली बार लूप कंप्लीट होगा तो ये 10 हो जाएगा डिक्रीमेंट होके, फिर लूप चलेगा तो फिर ये 9 हो जाएगा, फिर ये इसी तरह से चलता जाएगा और ये डिक्रीमेंट ECX होता होता जब ECX में 0 आ गया और हमें कोई भी नॉन ज़ीरो वैल्यू नहीं मिली तो फिर हम क्या करेंगे, जंप नॉट फाउंड पे चले जाएंगे और नॉट फाउंड में हम वही मैसेज शो करवा देंगे। सही है। पहले यहाँ पे नॉट फाउंड वाला आपको बता देती हूँ। जी नॉट फाउंड में हमने वही मैसेज जो हमने ऊपर डिक्लेयर किया था वही वाला हम यहाँ पे मैसेज शो करवा देंगे। लेकिन अगर हमारे पास फाउंड हो जाता है तो फाउंड किस लोकेशन पे हुआ, EBX की किस लोकेशन पे हुआ, उसको हमने EAX में उस लोकेशन को, उस वैल्यू को मूव करवा दिया। यहाँ पे मूव SX क्यों लिखा, क्योंकि हो सकता है वैल्यू हमारे पास बड़ी हो छोटी हो। यहाँ पे सिंपली हम ऐसे भी लिख सकते थे मूव AX। EAX का साइज़ क्योंकि बड़ा है, वर्ड का साइज़ छोटा होता है, इसलिए हमने मूव SX लिया। ज़रूरी नहीं है, आप मूव यूज़ करके उसके साथ AX भी यूज़ यहाँ पे कर सकते थे। फिर हमने कहा वर्ड PTR EBX, जो हमारे पास EBX में वैल्यू पड़ी है वही वैल्यू पिक होके EAX में मूव कर जाए और वैल्यू हमारी वहीं पे ख़त्म हो जाए। हमने यहाँ पे नेक्स्ट एक यहाँ पे यूज़ किया कि क्विट कहाँ पे करना है और वहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, AX के अंदर मूव हो जाएगी। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी हैं, मूव EDX, ऑफसेट, नॉन मैसेज, कॉल, राइट स्ट्रिंग, कॉल, ये चीज़ें जो हैं ये चैप्टर 5 के अंदर हमने भी डिस्कस करनी है, तो वहाँ से आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। अगर आप ये चीज़ें ना भी लिखें ना तो भी इनफ है। आपने एग्जामिनर को जस्ट इतना ही बताना है कि आपके कोड में आपने सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली, आपने मैसेज भी शो करवा दिया। यहाँ पे जब हम मूव EDX, ऑफसेट, नॉन मैसेज लिखेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास जो नॉन मैसेज है, जो कि यहाँ पे पिछली स्लाइड में हमने ये नॉन मैसेज कहाँ गया, ये वाला लिखा था, ये वाला मैसेज वहाँ पे हमारा शो हो जाएगा। सही है। तो इस तरह से हम नॉन ज़ीरो वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर है कंडीशनल लूप्स। कंडीशनल लूप के अंदर हमारे पास लूप Z और लूप E हम यूज़ करते हैं। इसी तरह से लूप NZ और लूप NE यूज़ करते हैं। थोड़ा सा इनके बारे में बताती जाऊंगी, बस आपको इनका पता होना चाहिए। आपसे शॉर्टली पूछा जा सकता है लूप Z न्यूमोनिक हम क्यों यूज़ करते हैं, लूप Z ये हम NZ हम यूज़ क्यों करते हैं, तो आपको इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। लूप Z का मतलब है लूप इफ़ ज़ीरो, अगर वैल्यू ज़ीरो आती है, और ज़ीरो किसकी आती है, हम सोर्स और डेस्टिनेशन को कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने पे अगर सोर्स और डेस्टिनेशन एक दूसरे के इक्वल आ जाते हैं, सोर्स में भी 7 पड़ा है, डेस्टिनेशन में भी 7 पड़ा है, तो इसका मतलब है कि दोनों को कंपेयर करने पे हमारे पास क्या होगा, वो ज़ीरो देंगे, ZF को वो सेट कर देंगे, ज़ीरो फ्लैग सेट हो जाएगा। होता कैसे है, मैंने आपको पहले भी बताया कि हम लूप्स के अंदर, कंपैरिजन के अंदर बेसिकली सब्ट्रैक्शन कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल AX में हमने 7 डाला, ठीक है, और 7 को हम 7 के साथ ही कंपेयर करेंगे, तो बैक एंड पे 7 माइनस 7 करेगा, आंसर क्या आ गया, ज़ीरो आ गया ना। ज़ीरो आया तो ज़ीरो फ्लैग हमारा क्या हो गया, सेट हो गया। तो फिर क्या होगा, ये लूप चलेगा। ठीक है, अगर ज़ीरो फ्लैग सेट होगा, अगर हमारे सोर्स डेस्टिनेशन का आंसर ज़ीरो आएगा, अगर कंपैरिजन इक्वल होगा, तो फिर हमारे पास लूप के आगे हम जो भी लेबल यहाँ पे लगाएं उस लेबल पे ये मूव कर जाएगा। ठीक है, इसी तरह से लूप E भी हम यूज़ कर सकते हैं, दोनों का सेम ही मतलब है। लूप E का मतलब भी यही होता है, लूप इफ़ इक्वल। यहाँ पे मैंने आपको यही कहा ना कि जब वैल्यूज़ इक्वल होंगी, सब्ट्रैक्शन होगी, ज़ीरो आएगा, ज़ीरो फ्लैग हमारे पास सेट हो जाएगा। और इसी तरह से अगर दोनों सोर्स और डेस्टिनेशन में वैल्यूज़ इक्वल पड़ी हैं तो भी हम लूप E भी यूज़ कर सकते हैं। यानी लूप Z या लूप E दोनों का मतलब सेम ही है, लेकिन लूप E के अंदर हम एक एक्स्ट्रा चीज़ भी यूज़ करते हैं, ECX को भी यूज़ कर सकते हैं। ECX क्या करेगा, ECX बार बार लूप को काउंट भी करेगा। ECX में हमने यहाँ पे फॉर एग्जांपल 7 डाल दिया, सही है, ये हमारे पास क्या करेगा, पहली चीज़
7 पे चलेगा, फिर 6 पे चलेगा, 5 पे चलेगा, 4 पे चलेगा, इस तरह से चलता चलता जब तक हमारे पास ECX में ज़ीरो नहीं आ जाता तब तक ये चलता रहेगा। और अगर ECX में भी ज़ीरो नहीं आया, डेस्टिनेशन और सोर्स इक्वल आ गए हैं, तो भी हमारे पास क्या हुआ, ZF क्योंकि सेट हो गया, तो भी ये अपनी लूपिंग क्या जब ये इक्वल आएगा तो भी ये क्या करेगा, नेक्स्ट लूप स्टार्ट कर देगा। अगर हमारे पास इक्वल नहीं आते सोर्स और डेस्टिनेशन, तो फिर ये प्रोग्राम को एंड कर देगा। सही है। जैसे यहाँ पे हमने कहा था कि अगर इक्वल होंगे तो दोबारा लूप चलेगा, सेम इसी तरह से अगर हमारे पास वैल्यूज़ इक्वल होंगी तो दोबारा लूप चलेगा। कब तक चलेगा, जब ECX की वैल्यू ज़ीरो नहीं हो जाती, या कब तक चलेगा, जब हमारे पास ZF की वैल्यू ज़ीरो नहीं हो जाती। ठीक है। इसी तरह से लूप NZ और लूप NE, जैसे हमने लूप Z यूज़ किया था, इसी तरह से लूप NZ है। वहाँ पे हमने लूप Z कहा था कि लूप इफ़ ज़ीरो, यहाँ पे लूप इफ़ नॉट ज़ीरो है। अगर आप कोई ऐसा प्रोग्राम चलाना चाह रहे हैं जिसमें आप चाहते हैं कि जब ज़ीरो ना हो तब लूपिंग हो, तो आप वहाँ पे लूप NZ को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लूप तब चले जब ज़ीरो हो, तो आप लूप Z यूज़ करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि लूप चले जब ज़ीरो ना हो, तो फिर आप लूप NZ को यूज़ करेंगे। और सेम इसी तरह से लूप NE, लूप इफ़ नॉट इक्वल, जैसे लूप E हमने देखा, सेम उसी तरह से है। उसमें हम कहते थे कि ZF 1 होगा तो चलेगा, इसमें हम कहेंगे कि ZF 0 होगा तो चलेगा, क्योंकि नॉट इक्वल जब होगा, जैसे फॉर एग्जांपल 7 और 9 वैल्यूज़ हैं, ये इक्वल नहीं है तो ZF क्या रहेगा, 0 रहेगा, तो ये चलता रहेगा। ये इक्वल हो जाती हैं, 9 इक्वल हो जाती हैं, तो फिर ZF 1 हो जाएगा और फिर लूप चलना बंद हो जाएगा। सही है।